जय श्री राम, जय श्री श्याम सभी विद्यार्थियों को। तो आप सभी का उपज कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं, देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो CUT, जेट, MP, PAT इन सभी एग्जाम में क्या रहने वाले हैं, इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और आने लायक क्वेश्चन है। देखो, तो आज की क्लास बहुत धमाकेदार रहने वाली है। तो देखो, चलते हैं अपन कि सपनों को पाने का जुनून हो, सपनों को पाने का जुनून हो तो सारा ब्रह्मांड रास्ता बना देता है, तो सारा ब्रह्मांड रास्ता बना देता है। चलते हैं इसी के साथ में अपन फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या इनमें से कौन सा एक जीवाणु के कारण होने वाला यौन संचारित रोग है। यौन संचारित मतलब क्या होता है कि यौन संबंध बनाने से या लैंगिक संपर्क से क्या होता है, ये डिजीज होती है। और उसमें भी कौन सा जीवाणु, देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एड्स। एड्स बीमारी क्या है, लैंगिक संचरित या यौन संचारित ही है। पर देखो अपने क्या पूछ रहा है, जीवाणु। तो यहाँ पर HIV तो क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। तो एक प्रकार का वायरस जनित है ये, तो गलत हो जाएगा। अब एड्स की फुल फॉर्म से परिचित कराऊं मैं आपको, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये होती है एड्स की फुल फॉर्म। ठीक है, हिपेटाइटिस सॉरी, दाद। दाद क्या होता है, दाद देखो एक कवक जनित, क्या है, कवक जनित बीमारी है। कवक के द्वारा ये फैलता है, तो अपने पास में ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है गोनोरिया। तो देखो ये क्या है, गोनेरिया एक अपने पास में जीवाणु जनित ही बीमारी होती है और यौन संचारित या यौन संक्रमित रोग ही होता है, जो किसके कारण होता है, निसेरिया गोनेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, निसेरिया गोनेरी नामक जीवाणु के कारण ये होता है। तो अपने पास में राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का। चौथा ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी। तो ये भी क्या होता है बच्चों, वायरस होता है और ये अपने लीवर को क्या करता है, संक्रमित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। देखो, फर्स्ट ऑप्शन है अग्नाशय। अग्नाशय है, तो अपने पास में अग्नाशय क्या होती है, एक प्रकार की मिक्स ग्रंथि है कि एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन कौन, जिनके लिए नलिकाओं की जरूरत होती है, मतलब अपने स्त्राव कहाँ छोड़ती है, नलिकाओं में छोड़ती है। और जो अपने स्त्राव किसमें, सीधे रक्त में छोड़ती है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये दोनों प्रकार की हैं और इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकेगोन हार्मोन का क्या करती है, सिक्रेशन करती है। तो ये तो अपने पास होगा नहीं, सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं है। और थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का क्या करती है, सिक्रेशन करती है, जो अपने श्वास नली के पार्श्व भाग में पाई जाती है। और ये भी अपने पास में बड़ी ग्रंथि नहीं है। एककृत ग्रंथि की बात की जाए तो इसका वजन होता है लगभग 1.5 किलोग्राम और यही अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये भी बच्चों क्या है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन है, क्योंकि बाइल जूस का सिक्रेशन करती है और डाइजेशन से रिलेटेड होती है और ये एंडोक्राइन भी होती है। ठीक है, उसके बाद में पिट्यूटरी मटर के दाने के समान होती है, इसलिए ये भी अपना राइट आंसर नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील देखो मैं बताऊं आपको, ए, डी, ई और के, ये सभी क्या है, वसा में घुलनशील है। किसमें वसा में घुलनशील है, और जल में घुलनशील है बी और सी। तो इसमें से देखो बी और सी, ये आ रहा बी और सी, ये तो जल में घुलते हैं, तो ये तो गलत आंसर। उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दो गलत हो गए। विटामिन के, क्या देखो ये आ रहा विटामिन के, ये किस में घुलता है, अपने पास में वसा में घुलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम्म देखो, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच प्राथमिक अंतर किसकी उपस्थिति है। देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती, मतलब सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता, ओनली केंद्र का पाया जाता है, तो उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है और सुविकसित केंद्रक उसमें पाया जाता है, तो उसे कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो अपने पास में कोशिका भित्ति पाई जाती है दोनों में, ये नहीं होगा।
कोशिका झिल्ली पाई जाती है भी नहीं होगा। अपने पास में न्यूक्लियस में अंतर होता है, मैंने बताया ना भी कि जिसमें केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, सुविकसित केंद्रक नहीं पाई जाती, तो अपन मान सकते हैं कि अनुपस्थित होता है। तो मेन अंतर किसका होगा, न्यूक्लियस का ही होगा। ये गलत आंसर, क्योंकि कोशिका द्रव्य तो दोनों में पाई जाएगा, क्योंकि कोशिकांग किसमें पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ कोशिकांग उसमें ज्यादा हैं यूकेरियोटिक में और यूकेरियोटिक में कम है। जैसे गोल्गी बॉडी की बात करें, लाइसोसोम की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, ये सब किसमें, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल जीवाणु वगैरह माइकोप्लाज्मा है ही सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखो, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत क्या कहलाता है कि लाभान्वित लक्षणों का प्रकृति के द्वारा क्या कर लिया जाता है, सिलेक्शन कर लिया जाता है और उन्हीं लक्षणों को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्राकृतिक चयन होता है। और ये सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे अपने पास में कौन, डार्विन साहब। कौन, ये डार्विन साहब अपने पास में राइट हो जाएंगे। लेमार्क साहब ने तो क्या दिया था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति दिया था और जिराफ पर प्रयोग किया था कि पहले क्या हुआ करता था कि जिराफ की गर्दन सामान्य जानवर के अनुसार ही हुआ करती थी और उन जैसे जैसे नीचे भोजन खत्म हुआ, पेड़ पौधों की टहनियां खत्म हुई, इन्होंने अपनी गर्दन का विकास करना प्रारंभ किया और गर्दन का विकास किया तो गर्दन लंबी हो गई और आज की पीढ़ी में उनकी गर्दन लंबी हुआ करती है, मतलब जो संतति पैदा होती लंबे गर्दन की पैदा होती है। ये लेमार्क साहब ने बताया था, तो ये गलत। और मेंडल साहब ने तो आनुवांशिकी पर प्रयोग किए थे। ग्रेगर जोहन मेंडल को आनुवांशिकी का पितामह या जनक कहा जाता है। 3 नियम दिए थे, प्रभाविता, पृथक्करण, स्वतंत्र उनका, और पाश्चर ने क्या सूक्ष्म जीवों पर प्रयोग किए थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है अपने पास में ये, किस जंतु संघ में जेलीफिश और मूंगा शामिल हैं। देखो, जेलीफिश और मूंगा किस में शामिल होता है अपने पास में, पोरीफेरा की बात करें तो शब्द से परिचित हो जाए। पोरीफेरा मतलब पोर प्लस फेरा, पोर प्लस फेरा, पोर का मतलब होता है छिद्र और फेरा का मतलब होता है धारण करना, मतलब छिद्रों को धारण करने वाले प्राणी या जिनके शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं, पोरीफेरा। ठीक है, तो अपने पास में जेलीफिश और मूंगा क्या नहीं होते हैं, इनको छिद्रों को धारण किए हुए नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये उसको धारण नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं निडेरिया, इनका दूसरा नाम क्या होता है, सिलेंट्रेटा इनका दूसरा नाम होता है। और नीडोब्लास्ट कोशिकाएं या दंश कोशिकाएं जिनमें भी प्रेजेंट होती है उन्हें क्या कहते हैं, निडेरिया कहते हैं। और अपने पास में मूंगा और जेलीफिश में क्या होती है, दंश कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, इसीलिए अपना राइट आंसर क्या होगा, निडेरिया। प्लेटिव हेलमिंथी चप्टे कर्मी, जिनका शरीर चपटा होता है। और एग्जाम्पल होगा पेसियोला हिपेटिका, और क्या होगा, पेसियोला हिपेटिका और पीताकर्मी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एनेलिडा की बात करें तो एनेलिडा मतलब गोल कर्मी, मतलब गोल शरीर जिनका होता है, जैसे एस्केरिस, केचुआ। ठीक है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, अपने पास में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन मोनेरा जगत की एक विशेषता है। देखो, मोनेरा जगत अपने 5 जगत होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो मोनेरा में कौन से जीव आते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। ठीक है, जिनके केंद्र के चारों ओर क्या नहीं पाई जाती, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। ठीक है, तो देखो पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक। तो यूकेरियोटिक तो अपने हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपने मोनेरा में कौन आते हैं, प्रोकैरियोटिक आते हैं। तो इस शब्द को पकड़ो, देखो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, तो यही अपने पास में राइट आंसर जाएगा। थर्ड ऑप्शन की तरफ देखते हैं, बहुकोशिकीय कवक। देखो ये तो कवक है, तो ये किसमें आता है, फंजाई में आता है। ठीक है, तो ये भी अपने पास में गलत। अपने पास में उसके बाद में एक कोशिकीय शैवाल, ये शैवालों के अंतर्गत रखे जाते हैं, प्रोटिस्टा। ठीक है, तो अपने पास में राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक घटक है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का घटक होता है, देखो अपने पास में रीढ़ की हड्डी, नौ, कपाल नसें नहीं, मस्तिष्क। हाँ, मस्तिष्क क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है, गेंगलिया भी नहीं होता है। ठीक है, तो मस्तिष्क तो अपने शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आप जानते हो, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग होता है। ठीक है, अपन शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं इसको। तो
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? देखो, रक्त के शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन थायरोक्सिन नहीं, थायराइड ग्रंथि के द्वारा क्या होता है, सिक्रेट होता है। किसके द्वारा? थायराइड ग्रंथि के द्वारा सिक्रेट होता है। और ये तो क्या करता है, आयोडीन की वजह से होने वाला है ये तो। और एड्रेनिन करोमरो या फाइटिंग हार्मोन है, क्रोध गुस्से के समय रिलीज होता है। और इंसुलिन हार्मोन अपने पास में क्या होता है, रक्त के शर्करा को नियंत्रित करता है। देखो, इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, अपने रक्त में शर्करा के अवशोषण को बढ़ाएगा। और जब इनके अवशोषण को, अभिग्रहण को बढ़ा देगा तो शर्करा का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए इंसुलिन क्या करता है, अपने पास में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। और एस्ट्रोजन तो मादा लैंगिक हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो ये गलत हो जाएंगे, सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ये मानव पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से कहां से शुरू होता है? देखो, आपको पता है कि पाचन तंत्र में सबसे प्रथम अंग कौन सा, मुख। मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है और यही क्या हो जाता है, पाचन स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है कि देखो, मुख में क्या पाई जाती है, लार पाई जाती है। और लार में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है। और ये एमाइलेज एंजाइम भी क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट कर देता है। तो अपने पास में मुंह, ये राइट आंसर हो जाएगा। पेट तो नहीं, देखो छोटी आंत्र में अवशोषण होता है सबसे ज्यादा, बड़ी आंत्र में कम होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए अनुक्रम में एक स्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो डीएनए अनुक्रम में स्थायी परिवर्तन, देखो डीएनए अनुक्रम मतलब आपको पता है, देखो डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित होते हैं, इनका क्रम पाया जाता है। तो नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम में क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। तो डीएनए अनुक्रम में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। और इनमें परिवर्तन करना मतलब इनकी जीनी संरचना में परिवर्तन करना, क्योंकि डीएनए के खंडों से ही जीन बने होते हैं और जीन लक्षणों को अगली पीढ़ी में लेके जाते हैं या निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, देखो पुनर्संयोजन क्या होता है, पुनर्संयोजन होता है कि डीएनए खंडों को तोड़ना और वापस पुनः इनको जोड़ना और नए लक्षणों की उत्पत्ति करना। तो ये नहीं होगा। ठीक है, अपने पास में प्रतिलेखन ये होता है, अपने पास में डीएनए से आरएनए का निर्माण या एमआरएनए का निर्माण, तो ये भी नहीं होगा। अनुवादन, आरएनए से किसका, प्रोटीन का निर्माण या एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण, ये होता है अनुवादन, तो ये भी नहीं होगा। डीएनए की आनुवंशिक संरचना या डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन तो होता है क्या, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। म्यूटेशन से क्या आएंगे, परिवर्तन आएंगे। तो ये अपने आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक द्विसंकर क्रॉस में मेंडल के स्वतंत्र अक्यून के नियम के अनुसार F2 पीढ़ी के लिए फिनोटाइपिक अनुपात क्या होगा? देखो, अपन बात करते हैं स्वतंत्र अक्यून के नियम। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता, पृथक्करण, स्वतंत्र अप्यून। तो ये तीनों नियम इसने दिए थे, जिसमें से ये 2 नियम तो क्या है, एकल संकर संकरण पर आधारित है। स्वतंत्र अप्यून का क्या है, द्विसंकर संकरण पर आधारित है। एकल संकर संकरण जिसमें एक जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए संकरण कराया जाता है और संततियां 4 बनती है इसमें। ठीक है, और द्विसंकरण में 16 संततियां बनती है। तो एक सीधी सी बात है, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 16, तो इसी को देख लेंगे अपन ये, या फिर अपन द्विसंकर संकरण पढ़ रखा है तो अपन अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये 9:3:3:1 होता है। और जीन प्रारूप या जीन नो टाइप की बात करें तो 122, 412, 121 इसका अनुपात होता है। ठीक है, आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोगमा आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह का वर्णन कैसे करता है? ये अपन से पूछ रहा है कि सेंट्रल डोगमा थ्योरी क्या है। अरे सेंट्रल डोगमा थ्योरी वो होती है कि एक दिशा होती है, एक ही दिशा में चलती है। जैसे डीआरएनए से किसका निर्माण हो गया, एमआरएनए का निर्माण हो गया। डीएनए से किसका निर्माण हो गया, एमआरएनए का निर्माण हो गया। और एमआरएनए से किसका, प्रोटीन का निर्माण हो गया। ये होती है अपनी सेंट्रल डोगमा थ्योरी। देखो इसमें ऑप्शन, ये प्रोटीन नहीं, आरएनए नहीं, डीएनए आरएनए प्रोटीन हो जाएगा राइट आंसर, ये गलत। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, यहाँ से क्वेश्चन आता है, डीएनए से आरएनए बनना, ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन बनना,
और डीएनए से डीएनए बनना, ये क्रियाएं क्या कहलाती है? आगे क्वेश्चन आएगा इसमें से, देखते हैं अपन। ये देखो, कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया, कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप दो समान संतति कोशिकाएं बनती हैं। अरे समान संतति कोशिकाएं, कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन की ऐसा विभाजन जिसमें एक कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है लेकिन गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है, समसूत्री विभाजन कहलाता है। और ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है उसे अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर समान रह जाती है या समान कोशिकाएं बनती हैं। ये देखो, द्विगुणित है तो द्विगुणित ही रहेगी, तो ये समसूत्री विभाजन। ठीक है, अगुणित है तो अगुणित ही रहेगी, ये समसूत्री विभाजन। और द्विगुणित के अगुणित हो जाए तो अर्धसूत्री विभाजन। तो अपने पास में अर्धसूत्री आदि रह जाती है, नहीं होगा, यही होगा। निषेचन क्या होता है? देखो, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है और द्विगुणित होता है, और इसी को बोला जाता है क्या? निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो ये नहीं होगा। उसके बाद में मुकुलन कायिक जनन की विधि है। ठीक है, उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, मैंने पहले बता दिया। कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेंडल का पृथक्करण का नियम बताता है कि, अब देखो मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या बताता है कि जब समयुग्मजी प्रभावी जनक का संकरण समयुग्मजी अप्रभावी जनक से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। आप सबको पता है ना। ये यहाँ पर ये होता है, ये है ना, गलत बन गया ये वाला। ठीक है, फिर इनका जब युग्मक निर्माण कराया जाता है F2 पीढ़ी के लिए, तो बनने वाले युग्मक एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम, पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम कहते हैं। ढूंढो पहला ऑप्शन। विभिन्न लक्षणों के लिए युग्मविकल्पी स्वतंत्र होते हैं, नहीं, गलत आंसर। लक्षणों, प्रत्येक व्यक्ति में एक लक्षण के लिए युग्मविकल्पी होते हैं, गलत। एक वंशानुगत चरित्र के लिए दो युग्मविकल्पी युग्मक निर्माण के दौरान पृथक होते हैं, इट्स करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला ऑप्शन प्रभावी होते हैं, ये तो प्रभाविता का नियम हो गया, तो ये वाला होगा। देखिए क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ना। यदि एक लाल फूल को एक सफेद फूल के साथ संकरित कराया जाता है, मतलब ये कह रहा है कि लाल पुष्प वाले पादप का संकरण सफेद पुष्प वाले पादप से कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प वाला पादप प्राप्त होता है। तो ये क्या होता है? देखो मैं बताऊं आपको, ये लाल पुष्प, ये सफेद पुष्प, लाल पुष्प का, ये सफेद पुष्प का F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई। ये वाली कौन सी? गुलाबी आ गई सभी। ठीक है, कैसे आ गए? गुलाबी आ गए F1 जनरेशन में। तो देखो यहाँ न तो प्रभावी वाला लक्षण आया न अप्रभावी लक्षण वाला आया, और दोनों के मध्यवर्ती लक्षण आ गया। कौन सा? गुलाबी। लाल भी नहीं आया, सफेद भी नहीं आया, दोनों के मिक्स होके गुलाबी आ गया। ये होता है अपना क्या? अपूर्ण प्रभाविता। क्या होता है? अपूर्ण प्रभाविता। तो देखो कहाँ मिलेगा पूर्ण प्रभाविता? ये तो प्रभाविता नहीं होगा। उसके बाद सप्रभाविता नहीं होगा, अपूर्ण प्रभाविता ये हो गया। और एकाधिक युग्मविकल्पी क्या होता है? देखो, एकाधिक युग्मविकल्पी होता है कि एक लक्षण का निर्धारण अनेक सारी युग्मविकल्पी करे तो उसे क्या कहते हैं? एकाधिक युग्मविकल्पी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मतलब काली त्वचा वाले किसी जीव का संकरण सफेद त्वचा से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में मुलेटो त्वचा या सलेटी त्वचा प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से A B B C C। ठीक है, ये से। और उसके बाद में सप्रभाविता की बात की जाए तो सप्रभाविता होता है कि ना तो मतलब एक ही साथ दोनों लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई मवेशी या जानवर, उस पे लाल धब्बे भी रहते हैं कुछ पार्ट में और कुछ पार्ट में सफेद धब्बे भी रहते हैं, दोनों लक्षण एक साथ क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं, उसे कहते हैं सप्रभाविता। तो अपने पास में तो ये पूछ रहा है कि गुलाबी आ जाता है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन। एक जीव का आणविक श्रृंगार जैसे टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी टी, देखो मैंने आपको बताया था कि असमान आ जाए तो विषम युग्मजी, समान आ जाए तो समयुग्मजी, समयुग्मजी पर
दोनों कैपिटल आ जाए तो समयुग्मजी प्रभावी और स्मॉल आ जाए तो समयुग्मजी अप्रभावी। तो अपन से क्या पूछ रहा है ये कि फिनोटाइप होंगे, नहीं होंगे, जीनोटाइप होंगे, नहीं होंगे, लक्षण नहीं होंगे। अरे युग्मविकल्पी हैं ये तो क्या है, युग्मविकल्पी हैं जो जीन के युग्म के रूप में पाए जा रहे हैं। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह मनुष्य में एकाधिक युग्मविकल्पी और सप्रभाविता का एक उदाहरण है। ठीक है, अरे एकाधिक युग्मविकल्पी, एक से अधिक युग्मविकल्पी, अरे एक ही युग्मविकल्पी, एक ही युग्मविकल्पी, एक अनेक आगे ना बहुत सारे युग्मविकल्पी। और आपको पता है मैंने पढ़ाया था आपको कि सप्रभाविता का एग्जाम्पल मैंने बताया था कि जैसे ये किसका है, ए ब्लड ग्रुप वाले किसी पुरुष का विवाह बी ब्लड ग्रुप वाली स्त्री से कराया जाता है तो क्या होता है, देखो युग्मक बनाओ, ये वाले युग्मक बने हैं। ठीक है, आई बी आई बी, अब इसका संकरण इससे कराया तो आई ए और आई बी आया, इसका इससे कराया तो आई ए और आई बी आया, इसका इससे कराया तो आई ए और आई बी आया, और इसका इससे कराया तब भी आई ए और आई बी आया। इस प्रकार से अपन कैसे भी संकरण कराएं तो अपने पास में ये सप्रभाविता का उदाहरण होता है ए बी और रक्त समूह और एकाधिक युग्मविकल्पी, मतलब एक से अधिक क्या आए युग्मविकल्पी आए तो ये अपने पास में राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप सार्वत्रिक रक्तदाता होता है, ए बी सार्वत्रिक रक्तग्राही होता है। छोटे मोटे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है ये जनरल साइंस में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में नहीं पाया जाता है। अरे आरएनए डीएनए में पाए जाने वाले, देखो डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन सारक या नाइट्रोजन बेस पाया जाता है तो आपको पता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, 4 प्रकार के नाइट्रोजन सारक डीएनए में देखने को मिलते हैं। और यही अपने पास में आरएनए की बात की जाए तो एडेनिन भी मिलेगा, गुआनिन भी मिलेगा, साइटोसिन भी मिलेगा, लेकिन थायमिन की जगह यूरेसिल मिलेगा। ठीक है, सबको पता है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे भी घुमा के या तो इसमें प्यूरिन पिरिमिडिन में से पूछा जाता है, नाइट्रोजन सारक में से पूछा जाता है, कौन सा किस में मिलता है कौन सा किस में नहीं मिलता है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अपने पास में देखो ये क्या आया, यूरेसिल। तो पूछ रहा है नाइट्रोजन बेस आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में नहीं पाया जाता, तो ये आरएनए में पाया जा रहा है, डीएनए में नहीं पाया जा रहा है। तो अपने पास में यूरेसिल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उल्टा क्वेश्चन पूछता है कि आर डीएनए में पाया जाता है आरएनए में नहीं पाया जाता, तो अपने पास में टी आ जाता। ठीक है, टी हो जाता थायमिन। अगला क्वेश्चन, एक एमआरएनए टेम्पलेट से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। अरे देखना, डीएनए से डीएनए का निर्माण होना तो कहलाता है क्या, रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए का निर्माण होना तो कहलाता है रेप्लिकेशन, और डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होना कहलाता है क्या, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना क्या कहलाता है, अनुवादन कहलाता है। ठीक है, तो देखो अपन से क्या पूछ रहा है, एमआरएनए टेम्पलेट से प्रोटीन, तो ये एमआरएनए से प्रोटीन, और मैंने अभी क्या बोला, ट्रांसलेशन या अनुवादन बोला, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुवादन। ये रहा करेक्ट आंसर। प्रतिलेखन ये तो क्या होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण। ये क्या होता है, डीएनए से डीएनए का निर्माण। म्यूटेशन जो मैंने बता दिया पहले क्वेश्चन में कि नाइट्रोजनी सारकों के अनुक्रम में परिवर्तन होना या जीनों में परिवर्तन होना, म्यूटेशन, इससे नए लक्षण पैदा होते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ठीक, तो आपके समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना।